हेलो क्लास। आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट सिविक्स जिसका चैप्टर 1 उसका नाम है सत्ता की साझेदारी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ पहले से बता देती हूँ कि जो आपका ये चैप्टर है, ये आपके सारे ही चैप्टर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप वहाँ से ओपन करके सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं और मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके थ्रू मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगी। तो इस चैप्टर को हम अब समझेंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर का, जैसे कि इसका नाम है सत्ता की साझेदारी, इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। तो शक्तियों का विभाजन क्यों और बंटवारा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग पद होते हैं और उन पदों के हिसाब से उनकी शक्तियाँ बांटी जाती हैं और उन्हीं शक्तियों के, इसी को कहा गया शक्तियों का विभाजन। अर्थात सत्ता की साझेदारी क्या है? शक्तियों का विभाजन या बंटवारा है। तो सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र मजबूत हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र हमने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था, इससे पहले भी हम 6th 7th में 8th में भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार ही क्या है? लोकतंत्र है। और उसी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सत्ता की साझेदारी के बिना हम उस लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे लोकतंत्र का मूल तंत्र भी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का मूल तंत्र भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि कभी भी लोकतंत्र में शक्ति एक हाथ में नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया, प्रत्येक व्यक्ति का अलग पद होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग क्षेत्र होता है और उसी के आधार पर वो कार्य करता है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। इसी प्रकार मैं कह सकती हूँ कि एक व्यक्ति के हाथ में लोकतंत्र की शक्ति नहीं होती है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जैसे कि कोई किसी की सरकार है, सत्ता है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होती है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका उसका पालन करने में मदद करती है। अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो वहाँ वो उसके निर्णय लेने के हक में अपने निर्णय को सुनाती है। तो इन्हीं, जो हमने आपको बताया कि सत्ता में 3 अंग बताए गए हैं, तो इन्हीं अंगों में कौन कार्य करता है? जनता कार्य करती है। जनता, इन्हीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है, ये जनता ही उसको नियंत्रित करती है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, शक्तियों को समान रूप से बांट दिया जाता है। इन तीनों ही क्षेत्र में शक्तियों को आपस में समान रूप से बांट दिया जाता है और तीनों ही अंग स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य को करते हैं। इससे लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। इससे क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी तरीके से हम आगे आपको बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी वाली चैप्टर में 2 देशों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्या थी, कैसे थी। उन 2 देशों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उन 2 देशों के नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1.14 करोड़ जनसंख्या है वहाँ की। तो ये 2017 के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है। इसकी सीमाएं जो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी जो सीमाएं हैं वो इन देशों से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। जैसे कि मैंने कहा 1.14 करोड़। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी आबादी 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ पर जो जातीय बनावट थी वो बहुत ही जटिल थी, मतलब एक दूसरे में जकड़ी हुई थी। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, जैसे कि मैंने इन नोट्स में लिखा है, 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश एक जगह का नाम है बेल्जियम में। वहाँ पर 59% लोग डच भाषी रहते थे और और हम नेक्स्ट बताते हैं बेलोनिया। वहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषी रहते थे और शेष बचे हुए जर्मन में रहते थे। जैसे कि हमने आपको ये मैप और दिया हुआ है, इस मैप में आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का दिया हुआ है
वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और जो रेड कलर का जो आपका एरिया दिया हुआ है ये फ्रेंच भाषी हैं, इनका हिस्सा कितना है 40% है। और ये येलो कलर का है ये डच भाषी लोग हैं, ये 59% लोग हैं, मतलब 59% लोग हैं ये डच भाषी हैं। ये जो एरिया है येलो कलर का ये फ्लैमिश एरिया है। और जो आपको ये इसमें थोड़ी सी रेड कलर पे ब्लू लाइन है जो दिखाई दे रही है वो आपके जर्मन वासी हैं, केवल 1% हिस्सा इनका माना जाता है, इनका 1% हिस्सा ही माना जाता है। अब हम कहें कि ये सभी लोग आपस में वहाँ पे रहते थे और 40% ये रहते थे और 59% फ्लैमिश इलाके में रहते थे और 1% आपके ये जर्मन भाषी रहते थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो वो अत्यधिक ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी, क्योंकि जो डच भाषी लोग थे उनका प्रतिशत ज़्यादा था और ज़्यादा होने के बाद भी उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। 40% जो लोग थे वो एक समृद्ध थे, अच्छे खासे थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह में बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का एक सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स मैंने अभी आपको बताया बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। डच वाले मैंने अभी आपको बताया कि 40% लोग फ्रेंच भाषी बोलते थे और डच जो थे 59% लोग डच भाषा का यूज़ करते थे। तो डच भाषी जो लोग थे वो अपेक्षाकृत देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो बहुत ही कमज़ोर थे। और इसी चीज़ को देख करके एक आपस में इन लोगों में तनाव उत्पन्न होने लगा। तो सन 1970 और 1993 तक यहाँ पर बेल्जियम ने क्या किए 4 संविधान संशोधन किए और आपसी जो विवाद उत्पन्न हो रहा था उसको खत्म करने के लिए केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व किया और केंद्र की कुछ शक्तियों को राज्यों को या प्रांत सरकारों को सुपुर्द कर दी थी। और इसी के आधार पर वहाँ का लोकतंत्र मजबूत हुआ और राष्ट्र एकीकृत हुआ। तो बेल्जियम में जो ये डच भाषी थे, फ्रेंच भाषी थे, जर्मन भाषी थे, इन लोगों में जो आपस में जो तनाव था वो एक दूसरे को सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो उस वजह से वहाँ की सरकार ने अपना एक नैतिक तर्क अपनाया और सभी को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के लिए उन्होंने यहाँ पर शक्तियों को अलग अलग उसमें बांट दिया, जिससे कि वहाँ का लोकतंत्र मजबूत हुआ और वहाँ का राष्ट्र एकीकृत हुआ। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका दक्षिण एशिया। तो हमारे जो एशिया है उसका दक्षिण पार्ट में हमारा क्या आता है श्रीलंका पड़ता है। ये एक दक्षिण के बारे में अगर हम कहें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2.14 लाख है 2017 के अनुसार ही बताया है मैंने आपको इसमें। तो दक्षिण पूर्व में 74% सिंगली भाषी लोग रहते थे और उत्तर पश्चिम में 18% तमिल भाषी लोग रहते थे। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है इसमें, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की मैंने आपको बताया 74% है और तमिलों का नंबर आता है तो इनकी आबादी 18% मानी गई है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल और आपका हिंदुस्तानी तमिल। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे वो वहीं के निवासी थे और हिंदुस्तानी तमिल किसको कहा गया, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। जैसे कि उस समय पे जब व्यापार होता था अलग अलग देशों में जाके रहने लगते थे तो उस अंग्रेजों के शासनकाल के समय कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ पे खेती करने के लिए ले जाया गया और उन लोगों की जो संतान है उसको हिंदुस्तानी तमिल कहा गया, उनको हिंदुस्तानी तमिल कहा गया। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर हम गौर करें तो हम पाएंगे
कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि हम आपको श्रीलंका का ये मैप दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि श्रीलंकाई मैप में जो सिंगली है वो ये येलो कलर का जो पोर्शन आपको दिखा रहा है, ये सारे जितने भी हैं इतना क्षेत्र जो है आपका सिंगली भाषी लोगों का है। और जो आपको ये ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है वो है आपका भारतवंशी तमिल का। और जो आपको ब्राउन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आप एक मिनट मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ये जो येलो कलर का है ये सिंगली भाषी लोगों का है और जो ऑरेंज कलर का है वो श्रीलंकाई तमिल का है। और जो आपको ये ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये भारतवंशी तमिल है। और आपको जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये मुसलमान लोगों का है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो सिंगली भाषी लोगों का ही है। तो सिंगली भाषी लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सम्मान दिया जाता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा थे जनसंख्या में और उनको ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी कि वो ही सरकार बनाएंगे, वही सरकार में हिस्सा लेंगे और जो भी अधिकार क्षेत्र होगा वो सिंगलियों के लिए होगा, उन तमिलों के लिए नहीं होगा। इसी कारण वहाँ पर दोनों ही उसमें तमिल जो लोग थे वो विरोध उत्पन्न करने लगे और आपस में उनके तनाव उत्पन्न होने लगा। सन 1983 में तमिलों द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया और सन 1983 में तमिलों ने सशस्त्र विद्रोह किया। श्रीलंका में क्या हुआ कि गृह युद्ध होने लगा। श्रीलंका किसकी चपेट में आ गया? गृह युद्ध की चपेट में आने लगा। सिंगली और तमिल दोनों समुदायों को भारी हानि हुई। इस जो युद्ध हुआ, जो गृह युद्ध हुआ वहाँ पर श्रीलंका में सशस्त्र विद्रोह हुआ, वहाँ पर किसको हानि हुई? सिंगली और तमिल दोनों ही समुदायों को बहुत ही बुरी तरीके से हानि हुई उनकी। इसी तरीके से अगर हम कहें तो वहाँ का लोकतंत्र कैसा हुआ? कमजोर हुआ और देश की एकता खतरे में आ गई। तो आप दोनों ही देशों में अंतर देख सकते हैं कि बेल्जियम ने अपने नैतिक तर्क के अनुसार अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाया और राष्ट्र को एकीकृत किया और श्रीलंका ने बिल्कुल भी नैतिक तर्क नहीं अपनाया और जो लोग ज़्यादा थे उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा दिया और इसी के कारण उसने क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध हुआ और उसकी वजह से वहाँ का लोकतंत्र कमजोर हुआ और देश की एकता खतरे में आ गई। अब हम आगे आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारण क्या थे। तो युक्ति 2 तर्क दिए हुए हैं हमने इसमें। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारण में हमने आपको 2 तर्क दिए हैं। एक है आपका युक्तिपरक तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क में क्या है कि लाभकारी तर्क जो श्रीलंका ने अपनाया कि हमें लाभ किससे होगा, जहाँ पर सिंगली भाषी लोग ज़्यादा थे तो उसको लग रहा था कि ये लोग ज़्यादा हैं तो इनकी वजह से क्या होगा कि उन लोगों को दबाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं किया जा सकता। लाभ और हानि की उसने परख की वहाँ पर। और ये नैतिक तर्क में अगर हम देखें कि सत्ता की साझेदारी जो बेल्जियम ने अपनाई, तो वहाँ पर बेल्जियम ने अपनाई तो उसने क्या किया? सभी समूहों को प्रतिनिधित्व या समान अधिकार प्रदान किए जिससे कि वहाँ की लोकतंत्र मजबूत हुई और राष्ट्र का एकीकृत हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं। तो सत्ता की साझेदारी के जो रूप हैं आपके 4 रूप बताए गए हैं। पहला है क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर और तीसरा है आपका सामुदायिक सरकार और चौथा आपका दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। तो हम क्षैतिज वितरण को पढ़ेंगे। क्षैतिज वितरण क्या है? सभी को बराबर अधिकार प्राप्त होना, जिसकी हमारे भारत में सभी को प्राप्त है। तो इसमें क्षैतिज वितरण में आपके 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मैं आपको पहले भी आगे स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो विधायिका क्या है? विधायिका का क्या मतलब है? कानून बनाना। और कानून कौन बनाता है? संसद में कानून बनाया जाता है। वहाँ पर कौन होते हैं? सांसद और विधायक, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर वहाँ पर आते हैं और इसीलिए उनको वहाँ का सांसद कहा जाता है, क्योंकि वो संसद भवन में बैठते हैं इसलिए, और अलग अलग राज्यों से चुनकर आते हैं। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, लागू करवाना है इसका कार्य। और प्रशासन एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी आपके मंत्री वगैरह हैं जो कि प्रशासन को संभालने का काम करते हैं, वो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो उस कानून को लागू करवाते हैं। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका
निगरानी एवं कानून का पालन करवाती है। निगरानी रखती है कि कौन क्या कर रहा है, किसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, और कानून का पालन करवाती है। और यहाँ पर कौन होते हैं, उसके लिए न्यायाधीश होते हैं। तो अगर हम कहें कि ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अगर न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है तो विधायिका उसके लिए नया कानून बनाती है और उसके अधिकार क्षेत्र से उससे पूछताछ की जाती है कि आपके अधिकार क्षेत्र क्या है और आप किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों ही एक दूसरे से निर्भर बने हुए हैं। कोई भी किसी भी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य को नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर। भारत में एक केंद्रीय सत्ता है जिससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। हम कहते हैं ना, जैसे कि केंद्र में शक्ति है, केंद्र राज्य, केंद्र प्रदेश जो है उनमें केंद्रीय सत्ता होती है और उन पे शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो केंद्रीय सरकार है, और भारत में और बेल्जियम में प्रांतीय सरकार भी है और केंद्रीय सरकार भी है। तो केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, प्रांतीय सरकार को हम राज्य सरकार भी कहते हैं। तो जहाँ पर नगर पालिकाएं होती हैं, हाँ, नगर पालिका जहाँ पे होती हैं वो केवल शहरों में ही होती है नगर पालिकाएं, और जहाँ पे जिला परिषद बनाई जाती है वो केवल ग्राम पंचायत में बनाई जाती है। तो एक चीज हम जैसे आप इसमें हमने नोट डाउन किया है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, तथा हम कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग समुदाय हैं उनके लिए भी अलग अलग सरकार बनाई गई है। जैसे कि बेल्जियम में समुदाय का मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सामुदायिक सरकार वाले में। तो सामुदायिक सरकार वाले में ये बताया गया है कि सत्ता का बंटवारा होता है शक्तियों के आधार पर। हमने ऊपर बताया कि उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग आपके अधिकार शक्तियाँ होती हैं और अंगों में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर जो बेल्जियम की जो सरकार थी वहाँ पर सामाजिक समूह, अगर भाषाई वाले एक अलग लोग हैं तो उनके लिए एक अलग समूह बनाया गया, जो धार्मिक वाले हैं उनके लिए अलग समूह बनाया जाएगा, जातीय वाले उनके लिए अलग समूह बनाया जाएगा। तो इसी तरीके से इन समूह को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। इसी को किसका नाम दे दिया गया, सामुदायिक सरकार नाम दे दिया गया। उदाहरण के लिए हम बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को ले सकते हैं, वहाँ की स्थानीय सरकार, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट और सेकंड वाले उसमें बताया था, उसमें नोट डाउन करके। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसमें, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। तो दबाव समूह क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गवर्नमेंट है, उसमें दबाव समूह डालने के लिए व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जो हैं वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, जो उनको लिए जो परेशानियां हैं उनको खत्म करने के लिए वो एक मांग करती है और आंदोलन के द्वारा उस पर अपना दबाव समूह बनाती है। वो अपना दबाव बनाती है जिससे कि उनकी मांगों को मान लिया जाए और उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार उनके जो दबाव से उन मांगों को मान के उनको लाभ प्रदान करे सरकार। अब इसमें राजनीतिक पार्टियां दी हुई हैं। तो राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, जो चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियों में से चुनाव कराए जाते हैं, उसके द्वारा जिन व्यक्ति को चुना जाता है वो सत्ता की साझेदारी में अपना कार्य संभालते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। वो सत्ता की साझेदारी के द्वारा अपने कार्य को संभालते हैं और सत्ता की साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। अब गठबंधन सरकार हो रही है इसमें एक पॉइंट। तो गठबंधन सरकार क्या है, परस्पर गठबंधन सरकार बन तो जाती है। जैसे कि अगर कोई पार्टी है, 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी का अगर चुनाव किया जा रहा है, दोनों ही पार्टी कम लेवल पर अपना कार्य कर पा रही है और जनता उनको ज्यादा वो नहीं दे पा रही है, वोट नहीं दे पा रही है, तो दोनों ही सरकार क्या करती है, एक दूसरे से आपस में जुड़ जाती हैं। उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। और दोनों ही एक ऐसी सरकार होती है परस्पर विरोधी होती हैं। इनकी विचारधारा एकदम अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस और बसपा ने गठबंधन सरकार का निर्माण किया था। अभी परस्पर विरोधी विचारधारा होती है, जाति भी अलग होती है, भाषा का भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो इन्हीं जिनमें जो परस्पर विरोधी होते हैं, विचारधारा होती है, जाति अलग हो, भाषा अलग हो, इन सभी से मिलकर जो सरकार का गठन करती है उसी को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को आप इस चैप्टर के आधार पर, जैसे मैंने आपको समझाया है उसी के आधार पर आप आंसर करेंगे और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।